हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम शुरू करने वाले, लास्ट टाइम हमने किया था एलिमिनेशन रिएक्शंस का टॉपिक, ठीक है। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक भी कवर कर लिया। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में अब आज हम करने वाले हैं क्या, सबसे पहले कंपटीशन, मतलब बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, हमने पूरा स्टडी कर लिया है, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन एंड एलिमिनेशन। पहला टॉपिक ये है, बाद में बची रिएक्शन आज हेलो एल्केन्स की खत्म कर लेंगे, ठीक है। ये है, मेरे साथ लिखिए सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। देखो सबसे पहले क्या होता है, आर एक्स होता है इसके अंदर, तो आर एक्स मैं ले लेता हूं। मेरे पास आर एक्स कैसा है, ये मान लो मेरे पास आर एक्स है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप्स हो सकते हैं, ये हाइड्रोजन और ये। अब यहां पर देखो, ये आर एक्स ही तो है, ये आर आई एक्स है। तो अब क्या होगा, यहां पर मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है। SN2 क्या होता था, मैं पहले कर रहा हूं SN2 वर्सेस E2, SN2 वर्सेस E2, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्सेस बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन जीतेगा, हम ये है। अगर मतलब इसमें रिएक्शन होगी तो या तो सब्स्टिट्यूशन होगी या एलिमिनेशन होगी, तो दोनों में कौन जीतेगा, कौन सी रिएक्शन प्रेफर रहेगी, उसकी कंडीशंस पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो अब क्या, ये न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन पे, तो ये X यहां से चला जाता है, सब्स्टिट्यूशन में ये तो पड़ा है, SN2 में कार्बन में अटैक होता है, फिर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, फिर वो X लीविंग ग्रुप चला जाता है यहां से, और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, ठीक है। अब क्या है, इस ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया X को। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहां कार्बन पे अटैक ना करके सीधा इस हाइड्रोजन पे अटैक कर दे। सेकंड कंडीशन तो ये हो सकती है। तो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये वापिस चला जाएगा। बस हमारी ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। एस को बोलते हैं हम एलिमिनेशन। तो मतलब यहां पर दो चीजें पॉसिबल है, या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। ये डिपेंड करता है कि ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक कर रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियोफाइल अपनी मर्जी से अटैक नहीं कर सकता, वो सबस्ट्रेट देखता है कि सबस्ट्रेट कौन सा है, सबस्ट्रेट का नेचर क्या है, ठीक है। तो इसके लिए बता दूं कौन जीतेगा दोनों में से। सबसे पहले SN2 होगी या E2 होगी, इन दोनों की बात कर रहा हूं, SN1 की नहीं बात कर रहा, उसमें तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहली बात, नेचर ऑफ, पता लगाओ कि नेचर कैसा है किसका, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या है। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का नेचर क्या हो सकता है, या तो वो प्राइमरी हो। प्राइमरी क्या होता है, RCH2 और X, ये प्राइमरी है, ठीक है। फिर सेकेंडरी RCH और ये X और यहां R2 कर देते हैं, ये सेकेंडरी, या RC और यहां पर X और यहां पर R, ठीक है, 1 2, और तीसरा तो X कार्बन के साथ है ये, और यहां पर भी R। ये क्या हो गया, टर्शरी। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, न्यूक्लियोफाइल ने अगर इस कार्बन पे अटैक करना है, इस कार्बन पे, तो यहां केवल एक R ग्रुप है। भाई R ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहां चलो अटैक कर लेगा। लेकिन अगर यहां पर इस कार्बन पे करेगा तो यहां दो R ग्रुप है, तो ये बल्कीनेस बढ़ गई, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और मुश्किल हो गया। यहां पर 3 R ग्रुप है, तो यहां और ज्यादा मुश्किल हो गया। इसका मतलब रिएक्टिविटी कम हो रही है जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की तरफ। किस केस में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इधर जा रहा हूं तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब SN2 रिएक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल ने तो अटैक करना है ना। न्यूक्लियोफाइल यहां पर केवल प्राइमरी है, तो एक ही R है, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। रीजन है इसका स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई, यहां और बढ़ गई, तो यहां और मुश्किल है, तो यहां तो होगी नहीं रिएक्शन, SN2 होगी ही नहीं, ठीक है। इसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब मेरी बात समझो, एल्काइल हैलाइड का नेचर चलो समझ में आ गया। क्या एक और कंडीशन हो सकती है, यस, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। भाई न्यूक्लियोफाइल कैसा है, सॉरी एक चीज, न्यूक्लियोफाइल के नेचर से पहले हम एक चीज कर लें, क्या कि ये, अब E की बात तो कर ले। एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन सबसे बेटर इसमें होगा, ठीक है। जितना बल्कि ग्रुप होगा उस वहां एलिमिनेशन उतना बेटर होगा, इसमें उससे कम होगा, इसमें उससे कम होगा, तो एलिमिनेशन का उल्टा प्रोसेस आ रहा है। ये E2 है, ठीक है, एलिमिनेशन E2 रिएक्शन, ठीक है,
या रेट ऑफ रिएक्शन है E2 का, तो अगर SN2 जा रहे हैं डिक्रीज कर रहा है, E2 रिएक्शन क्या कर रहा है यहां पर, इंक्रीज कर रहा है, जैसे रिवर्स आ रहे हैं, ठीक है। नहीं, अगर सेम उसमें जाएंगे, एक काम करो, ये ऐसे एरो मत डालो, ऐसे सेम डाल लो, सेम एरो इधर इधर ही कर लो ना। अब ये E2 रिएक्शन इस साइड क्या हो रही है, E2 रिएक्शन SN2 डिक्रीज हो रही है, तो E2 रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। देखो इसमें सबसे कम E2, इसमें उससे ज्यादा, इसमें उससे ज्यादा, उल्टा हो रहा है SN2 से। इसका मतलब अगर हमें प्राइमरी हैलाइड मिला तो 100% SN2 होगी। क्यों? SN2 रिएक्शन सबसे प्रेफर करती है इसके लिए, समझ गए। अगर मुझे टर्शरी हैलाइड मिला तो 100% E2 रिएक्शन होगी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा कार्बन पे, तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो E2 रिएक्शन यहां पर प्रेफर करेगी। बात समझ गए। अगर ये बीच वाला हुआ, ये तो बीच में है, अब ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी, समझ गए। अब आया रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का क्या रोल है कि भाई अगर इस पे तो 100% क्या होने वाली है, SN2, इस पे 100% क्या होने वाली है, एलिमिनेशन E2। लेकिन इस पे क्या होगी, ये तो बीच में है ना दोनों के, इस पे वो रहेगा कंपटीशन। तो ये न्यूक्लियोफाइल के रोल पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है न्यूक्लियोफाइल आपके पास ये हो, बल्कि न्यूक्लियोफाइल हो, क्या हो, बल्कि न्यूक्लियोफाइल हो, जैसे कि CH3, ठीक है, CH3 और ये O-। तो जो बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, या हो सकता है आपके पास नॉन बल्कि हो, दोनों के नेचर देखते हैं। नॉन बल्कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जैसे कि OH-, बहुत आराम से, छोटा सा है, कोई बल्कि नहीं है। तो जो बल्कि न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली SN2 नहीं करेगा भाई, बल्कि न्यूक्लियोफाइल SN2 नहीं करेगा, समझ गए। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इतना बल्कि है, तो यहां पर जाके अटैक कैसे करेगा भाई, बल्कि जितना होगा उतनी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस इसके पहले ही इसके पास, अगर यहां जाके और अटैक करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ जाएगी। मान लो इस वाले की बात कर रहा हूं, तो 2 तो R पहले से हैं और 3 R ये लेके जा रहा है, तो इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस से ये अटैक यहां नहीं कर सकता। इसका मतलब यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर एलिमिनेशन होने वाली है, एलिमिनेशन प्रेफर करेगी, ठीक है। मतलब एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन होगा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H+। बात समझ गई। ये क्या करेगा, ये यहां से H+ निकाल लेगा, H+ को बाहर निकाल लेगा, R यहां कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, ये समझ गए। लेकिन वो बीटा हाइड्रोजन वाले की बात कर रहा हूं, बीटा हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे बना दिया, वो बीटा हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। तो यहाँ R है तो ऑब्वियसली कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ दूसरा बीटा हाइड्रोजन ही है ये भी, क्योंकि पहला कार्बन तो ये, दूसरा कार्बन ये, तो बीटा हाइड्रोजन ही तो है, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अब नॉन बल्कि वाला जो होगा वो क्या करेगा, वो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो सीधा यहां जाएगा, कार्बन अटैक करेगा, क्योंकि खुद नॉन बल्कि है, खुद जब नॉन बल्कि है तो सीधा यहां इस कार्बन पे अटैक करेगा और X ग्रुप को बाहर निकाल देगा। बात समझ में आ गई। तो नॉन बल्कि में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन प्रेफर होता है, सब्स्टिट्यूशन प्रेफर, मतलब SN2 होनी है इस पे और E2 होनी है इस पे। तो देखो दोनों पे डिपेंड कर रही है, रिएक्शन दोनों पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड करती है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर भी और नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी। अगर सबस्ट्रेट का नेचर क्या है, प्राइमरी है, तो उस पे SN2 आराम से हो जाएगी, क्योंकि आराम से अटैक कर लेगा कार्बन के ऊपर, स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगी, तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर लेगा, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल फिलिक प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। लेकिन टर्शरी की बात करूं तो उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, तो एलिमिनेशन उस पे होगी, मतलब बीटा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होगा वहां पर, ठीक है, और एल्कीन हमें मिलेगा, इसलिए E2 प्रेफर कर रहा है इस पे, टर्शरी पे। देखो समझ गए। तो ये हो गया। और रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल जितना बल्कि होगा उतना एलिमिनेशन प्रेफर करेगा, क्योंकि बल्कीनेस की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, तो सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। और नॉन बल्कि अगर होगा तो सीधा क्या होगा, आपका SN2 रिएक्शन होगी। ये था कंपटीशन बिटवीन E2 एंड SN2। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ी सी बात करते हैं E1 और SN1 के बारे में, फिर आगे चलते हैं। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब E1 वर्सेस SN1 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था E1 वर्सेस SN1। उसमें क्या है थोड़ा सा पता कर लेते हैं क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या होता था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता था दोनों के अंदर, जैसे ये बन जाता था,
वो लीव कर जाता था ग्रुप। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं? ऐसे, और ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती थी। और यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, तभी तो एलिमिनेशन होगा ना। यहाँ हाइड्रोजन है, ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन दोनों में होता था। E1 में भी ये होता था और SN1 में। पहला स्टेप ये तो था। पहला स्टेप क्या होता था, बना के दिखा दूं क्या? ऐसे था, ये मान लो Cl है, ठीक है, ये है, और यहां पर ऐसे ये हाइड्रोजन है। तो पहला स्टेप ऐसे होता था, ये पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है, क्या होता था, यहां पर ये चला गया, तो यहां पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। बात समझ में आ गई? यही तो प्रोडक्ट है। फिर क्या होता था, अब सेकंड स्टेप में टक्कर होने वाली है इन दोनों की। सेकंड स्टेप में दो चीजें हो सकती हैं। क्या? अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, अगर तो ये न्यूक्लियोफाइल सीधा जाके यहां अटैक करता है, ठीक है, कहां अटैक करता है, यहां पर, तो SN1 होगी। बात समझ गए? SN1 होगी, क्योंकि SN1 क्या है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है ना। और दूसरी बात बायोमोलिकुलर, सॉरी नॉट यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। दूसरी बात यह है कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन है, तो SN1 ही हो यहां पर होगी। अगर ये न्यूक्लियोफाइल जाके यहां अटैक करता है तो SN1 होगी। या ये हो सकता है ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक ना करके हाइड्रोजन को निकाल दे और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए। भाई ये भी चीज पॉसिबल हो सकती है। तो इसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कौन सा एलिमिनेशन है? ये E2 है, E1 है, नॉट E2, E1, ठीक है। SN2 वर्सेस E2 पड़ा, ये है E1 वर्सेस SN1, ठीक है। अब ये देखो, अगर हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और यहां पर एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब ये फॉर्म कर लेगा एल्कीन। समझ में आ गई? और यहां पर ये अलग, ये न्यूक्लियोफाइल के अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकता है, SN1 वर्सेस E1। तो ये डिपेंड करता है आपके किसके ऊपर, कार्बोकैटायन के बाद कहां अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पे होता है जहां पर क्या बना हुआ है, कार्बोकैटायन है, वहीं पर अटैक होता है तो क्या बनेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एक प्रोडक्ट बनेगा, एल्कीन नहीं बनेगा। अगर एलिमिनेशन मतलब SN1 वहां पर होगी, अगर एलिमिनेशन पॉसिबल करानी है तो क्या है, इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना पड़ेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। जब इस हाइड्रोजन अटैक करेगा तो क्या होने वाला है, यहां पर रिएक्शन होने वाली है कौन सी, E1, ठीक है। एक चीज और, यहां पर भी वही कहानी है, न्यूक्लियोफाइल जितना बल्कि होगा उतना ज्यादा एलिमिनेशन प्रेफर करेगा, ठीक है। फिर मैंने बता दिया जितना बल्कि होगा, जैसे अभी बनाया था मैंने ये, तो जितना बल्कि ये होगा, ठीक है, मान लो ये वाला, उतना ज्यादा। या फिर ये हो सकता है न्यूक्लियोफाइल अगर एल्कीन की फॉर्मेशन करानी है, ठीक है, CH2O5 CH3CH2O5 CH3CH2OH, सॉरी O5 बोल रहा हूं, OH, ये, ठीक है। और यहां पर ऐसे इस तरह से ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, कोई भी। तो मतलब ऐसे बल्कि जो हैं वो एलिमिनेशन कराएंगे, नॉन बल्कि वाले आपका सब्स्टिट्यूशन की तरफ आपके प्रोडक्ट को ले जाएंगे। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वैसे ही बताया मैंने इतना, मतलब ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, ठीक है। आइडियाज के लिए बताया, और कोई ज्यादा इसका मोटिव है नहीं है, एग्जाम में इतना पूछा जाएगा नहीं, बट फिर मैंने बताया। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो रिमूव करता हूं। अब आगे रिएक्शंस करते हैं। टॉपिक डालिए रिएक्शन विद मेटल्स, ये टॉपिक हो गया बिल्कुल फिनिश, ठीक है। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शंस बतानी है, ठीक है। करते हैं शुरू। सबसे पहले क्या होता है, एल्काइल हैलाइड जो होते हैं RX, दे रिएक्ट विद द मैग्नीशियम मेटल, ठीक है। एल्काइल हैलाइड्स लिख लो पहले, रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर टू फॉर्म RMgX, टू फॉर्म एल्काइल मेटल हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोल दो यहां पर, मैग्नीशियम हैलाइड। और इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहा जाता है, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, RMgX की फॉर्मेशन हो रही है। सबसे पहले क्या है, मेटल है, एल्काइल हैलाइड ले लो, ये हो गया एल्काइल हैलाइड, मैग्नीशियम के साथ, ड्राई ईथर ही लिखा क्या मैंने, एल्काइल रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर लिखा हुआ है, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस होनी चाहिए यहां पर,
ठीक है, तो RMgX की फॉर्मेशन हो जाती है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ये RMgX। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर इससे ये नेगेटिव। इसकी खासियत है बहुत ज्यादा। क्या खासियत है? एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में, और एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की फॉर्मेशन ये करता है, जिसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कहते हैं। ओके, अब देखो, अब हुआ क्या, RX प्लस Mg RMgX बना दिया, ड्राई ईथर हमने दे दिया। ये जो बॉन्ड होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बॉन्ड होता है R और Mg का, ये कोवलेंट होता है नेचर में। क्या होता है? कोवलेंट, बट हाईली पोलर होता है। इतना पोलर होता है कि रिएक्शन यहीं से होती है। दिस इज कोवलेंट बट हाईली पोलर। ये जो बॉन्ड होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है आयोनिक बॉन्ड। क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इतना पोलर नहीं जितना ये पोलर है। RMgX में RMg का जो बॉन्ड है कोवलेंट होता है पर बहुत पोलर होता है। इट कैन रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटोन, मतलब वीकली, जो वीक है, इट कैन रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटोन टू गिव हाइड्रोकार्बन्स। देखो क्या करता है, मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर पॉइंट टू पॉइंट। RMg बॉन्ड इन RMgX लिख देते हैं, है ना, लिख देता हूं इन RMgX, इन RMgX द एल्काइल तो ये मैग्नीशियम बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इज हाईली पोलर, इज कोवलेंट and highly polar, it react with any source of protein, react with any source protein बोल रहा हूं, source of proton to form any source of proton to form क्या, कौन कौन से सोर्स ऑफ प्रोटोन, वो भी लिख देते हैं ब्रैकेट में, है ना। टू फॉर्म सोर्स ऑफ प्रोटोन लाइक दैट इज वाटर, पानी डाल दो उससे प्रोटोन ले लेगा H2, या फिर एमोनिया कुछ भी डाल दो इसमें, या इथेनॉल डाल दो, ठीक है, एटसेट्रा। इट रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटोन टू गिव हाइड्रोकार्बन्स, अब कैसे, मतलब जो RMgX की बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड हाईली क्या है, कोवलेंट है, हाईली पोलर है, और यहां से रिएक्शन होगी यहां पर, ठीक है, और ये किसी भी सोर्स ऑफ प्रोटोन से रिएक्ट कर जाएगा, जैसे कि इथेनॉल जो हाइड्रोजन देता नहीं उसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, उसका भी हाइड्रोजन छीन लेगा ये H2O NH3 इथेनॉल टू गिव हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन कर लेगा। कैसे देखते हैं, जैसे RX प्लस क्या डालूं, सोर्स ऑफ प्रोटोन वाटर ले लूं, H2O ले लेते हैं, इन ड्राई ईथर, ये आ गया ड्राई ईथर, ठीक है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन ये ले लेगा, तो इसने ले लिया, प्लस मैग्नीशियम भी तो है, प्लस मैग्नीशियम भी तो लिखना है ना, RX मैग्नीशियम तो डालोगे तभी होगा ये, तो मतलब RMgX लिखो इसको प्लस वाटर, भाई यही तो लिखना है ना, ये वाले कंपाउंड Mg तो रखना पड़ेगा, RMgX वही तो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब इसमें H2O डाल दिया तो क्या बन गया, RH बन गया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन तैयार हो गया। क्या बचा, MgOH और एक X बचा, तो बचा Mg और यहां बचा OX और यहां बचा X, यही हमारा है कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर हाइड्रोकार्बन्स, तो लिख लो इसको, इट इज अ बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर क्या, हाइड्रोकार्बन। बेस्ट मेथड है तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हाइड्रोकार्बन्स। एक और चीज, एक्चुअली ये इतना रिएक्टिव होता है कि इसको आप ना मॉइस्चर प्रूफ रखेंगे, अगर इसको हल्का सा भी मॉइस्चर मिल गया ना तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये हाइड्रोकार्बन दे देगा, ठीक है, तो इसको आपको बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक लाइन में वो भी लिखवा देता हूं अभी मैं, तो इट इज सो रिएक्टिव, मैं यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है, फिर यहां पर लिखवा के फिर इसका भी स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट है ना इसका, तो यहां पर जो लास्ट पॉइंट है, RMgX इज सो रिएक्टिव, टू रिएक्टिव,
टू रिएक्टिव, it react with the that it react with the with moisture, ठीक है, and should be stored in moisture proof containers, in moisture proof containers। तो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में हमें इसको क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये रिएक्शन हो जाएगी, नहीं तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। अगर हल्का सा मॉइस्चर मिल गया तो RMgX वाटर के साथ रिएक्ट करके ड्राई के प्रेजेंस में क्या कर देगा, सीधा हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन कर लेगा। सो इट इज टू रिएक्टिव दैट इट रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। नहीं तो क्या होने वाला है, दोबारा लिख दो क्या, नहीं तो यही होने वाला है, प्लस वाटर के साथ ये करेगा और ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर क्या बना लेगा, RH बना लेगा प्लस MgOH बना लेगा। तो समझ लो हाइड्रोकार्बन तैयार हो जाएगा, बाद में मत कहना कि कहाँ गया मेरा RMgX, समझ गए। तो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना होता है। तो ये टॉपिक होता है खत्म, कौन सा आपका, रिएक्शन विद मेटल्स का, ठीक है। आगे चलते हैं, कर लिया आपने ये, तो अब चलते हैं आगे, ठीक है, मिटाता हूं इसको मैं, चलते हैं आगे। अब एक काम करेंगे, अब हमें क्या करना है, वुड्स रिएक्शन करनी है। बहुत पढ़ी होगी आप लोगों ने स्कूल्स में वुड्स रिएक्शन। एक्चुअली अगर आपको हाइड्रोकार्बन डबल चाहिए, डबल मतलब जैसे मान लो आपने एल्काइल हैलाइड लिया एक कार्बन वाला, तो आपको डबल चाहिए हाइड्रोकार्बन, 2 कार्बन हो उसके अंदर, तो वुड्स रिएक्शन है। अगर 2 है तो 4 चाहिए ना, वो भी वुड्स रिएक्शन है। डबल आपने करने हैं हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन को। जैसे देखो इसको पहले डालो वुड्स रिएक्शन, नहीं समझ में आ रहा तो अभी समझ में आ जाएगा आपको 2 मिनट में। क्या है देखो, पहले रिएक्शन कर दूं फिर लिख देता हूं, बेटर रहेगा। सबसे पहले क्या लो, RX लो, ठीक है, उसके अंदर क्या डालो, सोडियम डालो इन ड्राई ईथर। वहां मैग्नीशियम था तो यहां सोडियम डालो इन ड्राई ईथर। क्या होने वाला है, बात समझ गए। RX लिया, सोडियम डाला इन ड्राई ईथर, तो क्या मिलने वाला है, वो उसको बैलेंस कर लेंगे, मिलने वाला है RR, हाइड्रोकार्बन मिलेगा, हाइड्रोकार्बन, और इसके क्या है डबल ऑफ ये है, प्लस NaX मिलेगा, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं, 2 है तो 2 लगा देते हैं, X2 है तो यहां 2 लगा देते हैं, यहां 2, देखो मिला। मतलब जो एल्काइल हैलाइड हमने लिया था, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है। जो एल्काइल हैलाइड हमने लिया था, हमने उसमें सोडियम और ड्राई ईथर डाल दिया, तो हमें हाइड्रोकार्बन मिला डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच इज प्रेजेंट इन द एल्काइल हैलाइड। जो एल्काइल हैलाइड में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, अगर यहाँ R 1 है तो यहाँ पर 2 हो गए ना, तो कार्बन एटम्स डबल हो गए, समझ गए। तो यहां पर यही कहानी है, वुड्स रिएक्शन यही लिखना है, इसी को ही। व्हेन एल्काइल हैलाइड खुद ही लिख लोगे, reacts with sodium, ठीक है, in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, the hydrocarbons having double the number of ether to give the hydrocarbons, यहां लिख दूं, यही लिख देता हूं, चलो, hydrocarbons to give hydrocarbons double the number of carbon atoms present in the alkyl halide, double the number of, तो double the number of किसका नंबर, कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन होंगे उसे डबल होंगे, तो इसमें अगर 1 है तो इसमें डबल होंगे, 2 हो गए, यहाँ 2 होंगे तो यहाँ 4 होंगे, यहाँ 4 होंगे तो यहाँ 8 होंगे। तो जितना मर्जी आप उसको डबल द नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर आपको चाहिए, तो वुड्स रिएक्शन से बेटर रिएक्शन नहीं है कोई। दैट इज वेरी सिंपल। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज प्रोड्यूस, और साथ में जो बाय प्रोडक्ट है वो है, ठीक है। अब फाइनली हमारा इसके बाद रह गया रिडक्शन विद मेटल्स। लास्ट रिएक्शन है हमारी रिडक्शन विद मेटल्स। इसको पहले वो कर लो, फिर एक टॉपिक में वो आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इसको मिटा देते हैं। और अब फाइनली आपका एक और रिएक्शन रहेगी, रिडक्शन विद मेटल्स। लास्ट रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड्स की,
रिडक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिडक्शन, ये अलग अलग हमें चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, मान लो तो लिख देता हूं एल्काइल हैलाइड्स आर रिड्यूस्ड टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। पहले लिख देता हूं, चलो, एल्काइल हैलाइड्स आर reduced to their corresponding hydrocarbons. Alkyl halides are reduced to their corresponding hydrocarbons, ठीक है, on treating with किस के साथ, with metals, like क्या, like यहां पर जो मेटल्स है ना वो लिखने पड़ेंगे, जिंक कॉपर कपल, ये डाल दो। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, तो आप हम देखते हैं कौन कौन से हैं। मान लो आपने क्या लिया, C2H5Br लिया। ठीक है, इसके अंदर आपने जिंक कॉपर कपल डाल दिया। ठीक है, अपने आप आपको कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, C2H6 मिल गया इथेन। ये क्या था, इथेन ब्रोमाइड। अगर आपने C2H5 लिया और Br लिया, जिंक कॉपर कपल तो डालनी है, I2 डाल दो, यहां पर I2 डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ HI, तो क्या मिलेगा, C2H6 अगेन इथेन। ऐसे और भी ऐसे हैं, और भी रिएजेंट ऐसे हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही काम करो, ये डाल दो। ठीक है, पैलेडियम और प्लैटिनम ले लो, मैं देख लेता हूं एक आधा और अगर, हाँ ठीक है, टेम्परेचर भी थोड़ा सा रख लो, 525 केल्विन, मतलब कंडीशन एक आधी याद कर लो, ज़्यादा क्या करनी है। फिर वही चीज़ रखो, C2H5Br, ये डाला तो फिर मिल गया C2H6, क्या है ये, ईथेन है। कोई दिक्कत, तो हमें ये हो गया। सिंपल सी कहानी है, कुछ नहीं है। एल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस कर दो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अगर आप इनमें से कोई भी चीज डालेंगे, जैसे जिंक कॉपर कपल या फिर I2HI इन द प्रेजेंस जिंक कॉपर कपल, या फिर SnHCl प्लैटिनम और पैलेडियम, कुछ भी डाल दो, 525 केल्विन, तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एल्केन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आज हमने जो किया माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सारी रिएक्शंस कवर कर ली हैं। आज हमने सारी रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स मतलब हेलो एल्केन्स की सारी रिएक्शंस हमारी हो चुकी हैं। अब हमारा फाइनल जो रह गया है वो रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स की रह गई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से हम शुरू करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स, तो मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। ओके, टेक केयर, बाय।